तो बाकी का अब जो भी बचा है वो मैं कर दूंगा कवर। साउंड, इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाला है वेव्स के बारे में। सो सबसे पहला जो पार्ट है वो वेव्स है। सो व्हाट इज़ वेव? अगर आपको मैंने बोला कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड वेव, तो वेव कैसा दिखता है, किस तरह का होता है, आपके दिमाग में पहला कुछ क्या आइडिया आता है? ऐसा कुछ तो है ना, समथिंग विच इज़ ऑसिलेटरी। और क्या आता है? हाँ, जो वेव है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। क्या ये सही वर्ड है? वेव इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। इट ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम, सही बात है ना। सो वेव्स जो है फिजिक्स में ये एनर्जी का एक टाइप रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी अगर प्रोपोगेट कर रही है किसी मीडियम से, इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है। साउंड ये क्या है? ये एक वेव का टाइप है। बातें नहीं तुम दोनों, है ना। साउंड जो है वो क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वेव एंड इट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। मीडियम में से प्रोपोगेट करना मतलब आगे बढ़ना। सो इट मूव्स थ्रू द मीडियम, है ना। मैं जब बोल रहा हूँ तो यहाँ से जो वॉइस है वो इस एयर के थ्रू आपकी तरफ आ रहा है। अगर यहाँ एयर नहीं होगा तो वो साउंड आप तक नहीं पहुँच सकता। ये आप स्कूल में सीखे हो, सही बात है। अब ये जो वेव है, तो हमें वेव के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा इनिशियल पार्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वेव्स के बारे में। तो कौन से टाइप के वेव्स होते हैं फिजिक्स में? तो पहला जो वेव है वो है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम चाहिए, है ना। अ वेव दैट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम मतलब क्या? ऐसा मीडियम जो किसी मटेरियल से बना है, जैसे कि ये जो है एयर जो है वो गैसेस से बना हुआ मीडियम है ना। वाटर भी लिक्विड से बना हुआ मीडियम है, H2O मॉलिक्यूल्स है। वैक्यूम किस चीज़ से बना है? वैक्यूम किसी भी चीज़ से बना नहीं। वैक्यूम मतलब देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल नहीं है तो मास नहीं है, डेंसिटी नहीं है ना। तो वैक्यूम से ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकते। मैकेनिकल वेव ऐसे वेव्स है जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम इज़ अ मीडियम विच हैज़ मास और डेंसिटी। मास या डेंसिटी नहीं है जिस किसी मीडियम को, तो उसमें से वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल वेव। दूसरा टाइप का जो वेव होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो EM वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बनता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड forms EM wave. EM wave do not require material medium for their propagation. और तीसरा जो वेव है जो हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव जो है ये इट इज़ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। इसके लिए दूसरा नाम है डी ब्रोगली वेव। साइंटिस्ट के नाम पे से है डी ब्रोगली वेव। इन्होंने इस वेव के बारे में बताया था पहली बार। तो अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल, तो उसके साथ जो वेव होता है, उसके मोशन के साथ जो वेव होता है दैट इज़ मैटर वेव। मैटर वेव्स ये मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। हम हर वेव के लिए मैथमेटिकल फंक्शन लिख सकते हैं। मैटर वेव इटसेल्फ इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट जब करती है तब बनते हैं।
मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट। यहाँ पर कौन ऑसिलेट करता है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट करता है। मुझे ये बताओ ऑसिलेट करने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? हाँ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। ओके, तो वेव दिखता कैसा है? वेव दिखता कैसा है? अगर हमने ड्रॉ किया तो ऐसा कुछ, तो एक स्टिल वाटर पॉन्ड है, उसके ऊपर आपने पत्थर डाल दिया, खाली पानी का ऐसा कोई तो रिसोर्स है, उसके ऊपर आपने पत्थर डाला, तो इस तरह के वेव बनेंगे। ऊपर से देखोगे तो ऐसा कुछ तो सर्कुलर दूर जाते हुए दिखेगा, उस सर्कुलर को बोलते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ठीक है, वेव फ्रंट्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल वो वेव कैसा दिखता है? अगर साइड से देखोगे इट लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा ही। तो बेसिकली आपका जो वेव है वो थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखता है। ये एक स्पेशल टाइप का वेव है ना, बट हमें यही इमेजिन करते आता, तो लेट अस अज्यूम दिस एज वेव, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये जो लाइन है ये आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है जो रेस्ट पे थे, लेकिन वेव आते ही ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। ये वाला पार्टिकल कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? सो हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह चेंज करता है, इस तरह से पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करने वाला है। सो दिस मोशन इज ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और जैसे जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे आपका वेव आगे जाएगा, है ना। सो द वेव इज ट्रांसफर्ड थ्रू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव, क्योंकि समझने में थोड़ा आसान है। अब हम लोग कुछ वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एम्पलीट्यूड। हमें पता है कि जब वेव किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसके पार्टिकल्स जो है मीडियम के, दे ऑसिलेट, है ना। इस लेसन में हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं? मैकेनिकल पे। ये अपने टेक्स्ट बुक का शायद से लास्ट लेसन या सेकंड लास्ट लेसन है, सर ने पढ़ाया क्या? EM वेव्स पढ़ा दिया है सर ने, तो वो लेसन, ठीक है, उसमें आपने EM वेव्स पढ़ लिया है। मैटर वेव्स जो है ये 12th में है, लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, 12th में भी थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग मैकेनिकल वेव्स को लेके चलेंगे, बिकॉज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिकल वेव्स को पढ़ेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़। एम्पलीट्यूड, अगर आप वेव को देखोगे, वेव इस तरफ जा रहा है। व्हाट अबाउट पार्टिकल्स? पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन, है ना। वेव जा रहा है ऐसा, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एक वो वाटर वाला एग्जाम्पल हो गया, वो एक हो गया। दूसरा, एक रस्सी बांध दो दीवार से, किसी फिक्स वो रॉड से बांध दो रस्सी और ऐसा ऐसा मूव करो, है ना, तो इस तरह का वेव बनेगा। वेव दीवार की तरफ जाएगा, लेकिन आपका रस्सी थोड़ी ना दीवार की तरफ जाएगा, रस्सी तो अपनी जगह ऊपर नीचे मूव कर रहा है। सो पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ पर, उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे, एंड क्योंकि ये वेव आगे जा रही है तो हर पार्टिकल का एक सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? यहाँ पर है, वेव आया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस अपनी जगह गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर वापस अपनी जगह, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये मीन पोजीशन था, ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ तक जाके रिवर्स आ रहा है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? ये मेरा पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस हाइट तक जाएगा, ऊपर इस हाइट तक जाएगा। सो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम रुक जा, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। कहाँ गया अपना डस्टर? डस्टर लाया नहीं क्या मैंने? रुक जा। ओके, यस। तो क्या बता रहा हूँ मैं? एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका? कौन मैक्सिमम? किसके डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल की बात कर रहा है। ऑफ पार्टिकल्स ऑफ medium. So maximum displacement of particle of medium is called amplitude. ठीक है,
और हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो एक मोमेंट पे जाके उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा जहाँ से वो रिवर्स आएगा, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फ्रॉम मीन पोजीशन लिख लो, ये हो गया एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन। नेक्स्ट है पीरियड और टाइम पीरियड, पीरियड और टाइम पीरियड। अब देखो ये जो पार्टिकल है इसका मोशन कैसा, देखो सपोज ये वो पार्टिकल है, यहाँ से वेव जा रहा है ऐसा, तो ये वो पार्टिकल है। इमेजिन कौन सा करना है, एक रस्सी है, रोप, थ्रेड, उसको बांधा हुआ और हम ऐसे मूव कर रहे हैं, उसमें वो वेव बन रहा है रस्सी के अंदर। सो दिस पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है। लेट अस से यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ आ गया, अब इसके बाद वही मोशन रिपीट हो रहा है, तो सेम मोशन रिपीट कर रहा है। तो एक मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेशन, दिस इज़ वन वाइब्रेशन, यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे, फिर अपनी जगह पे, अब क्या होगा, वही चीज़ रिपीट होगा। सो ये रिपीटेटिव मोशन है, तो वन सच मोशन इज़ वन वाइब्रेशन। और एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज पीरियड, टाइम पीरियड और पीरियड, टाइम पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। सो व्हाट इज पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन लिखो या ऑसिलेशन लिखो, दोनों चलेगा, वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अटेंडेंस लिया मैडम ने, तो याद रखो, मुझे लेने का याद कराना आफ्टर क्लास, ठीक है। उसके बाद है एक रह गया वेवलेंथ। वेवलेंथ थर्ड प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ पढ़ाने से पहले ये समझ लेते हैं टाइम पीरियड के साथ क्या हो रहा है। मेरा पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आके अपनी जगह पे आ जाएगा। दिस इज़ वन वाइब्रेशन। वेव के फॉर्म में कैसा होगा, देखो ये वेव यहाँ से यहाँ तक, लेटेस्ट से वेव इधर जा रहा है, इस पार्टिकल पे आ गया, तो ये वाला वेव का पोर्शन आएगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, इस वेव के पोर्शन के वक्त पार्टिकल नीचे आएगा, इस वेव के पोर्शन के वक्त पार्टिकल और नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल वापस से ऊपर आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वन साइकिल हो गया, वन वाइब्रेशन हो गया। सो दिस इज़ वन साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, वन साइकिल। जब मेरा पार्टिकल वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, मेरा वेव वन साइकिल कंप्लीट करेगा। ये क्लियर है? जब पार्टिकल वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, मेरा वेव जो है वो वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है। देख पा रहे हो दोनों चीज़ों को? देखो, पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है और वेव आगे चल रहा है। ये हो गया वन वाइब्रेशन पार्टिकल का और वेव का वन साइकिल या वन ऑसिलेशन भी बोल सकते हो वेव के लिए। तो इसका जो लेंथ है दैट इज़ वेवलेंथ, ठीक है। अब ऐसे हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन नहीं करते, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो लेट अस लुक एट दिस पार्टिकल। ये इसका साइकिल स्टार्ट करने वाला है, तो इसका मोशन कैसे होने वाला है, ऊपर की तरफ। लेट अस लुक एट दिस पार्टिकल। इसका और इसका मोशन एक जैसा है क्या, देखो ज़रा, यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल को मैं ये दो मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, देखो क्या होगा, कैसे ऑसिलेट कर रहा है, बिल्कुल साथ में ऑसिलेट कर रहा है। तो इन दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज, PHASE, फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों पार्टिकल्स का फेज क्या है, सेम है।
ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल, और ऐसे दो पार्टिकल ढूंढो। इसका जोड़ीदार कौन है? अगर ये मैं पार्टिकल ले लूँ 1, तो इसका जोड़ीदार यहाँ कहाँ होगा? ये वाला 1' ले लो। क्या ये दोनों भी सेम? ये मेरा मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये दोनों ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर अपनी जगह, फिर ऊपर गए, नीचे गए। तो ये दोनों पार्टिकल का भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है? सेम। अब मुझे बताओ, ये वाला 1 ले लो और ये वाला 2 ले लो। ये वाला 1, ये वाला 2। अब कैसे ऑसिलेट करेगा? 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 कहाँ जाएगा? ऐसे ऑसिलेट करेंगे। क्या इनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है? नहीं है। इसका और इसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन अलग है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल अपोजिट चल रहा है क्या? बिल्कुल अपोजिट चलेंगे तो हम बोलते हैं दीज आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। वो 180 डिग्री कहाँ से है? ये मैं फेज टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। ये मैं आपको आगे वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा 180 डिग्री कहाँ से है। बट अगर ऐसे पार्टिकल है जो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है बिल्कुल, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, उनका फेज अपोजिट है, अपोजिट फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो वेवलेंथ क्या है देखो। तो कोई भी दो पार्टिकल ले लो, टेक एनी 2 पार्टिकल जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। तो क्या मैं ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ले सकता हूँ? क्या इनका भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है? इन दोनों का। क्या मैं ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल भी ले सकता हूँ? इसका भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। और ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। सो द डिस्टेंस, ढंग से लिखते हैं, द डिस्टेंस between any two successive particles, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, इसके बाद अगला ये आ रहा है, इसके बाद अगला ये आ रहा है। सो एनी 2 सक्सेसिव particles of medium which are in same state of vibration, the distance between any 2 successive particles of medium which are in same state of vibration is called wavelength, ठीक है। वेवलेंथ क्या है समझ में आया? तो ऐसे दो पार्टिकल्स जो सेम स्टेट में वाइब्रेट कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन सक्सेसिव होने चाहिए, क्योंकि ये और यहाँ पर एक और है, ये वाला, ये तीनों के तीनों सेम स्टेट में है। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल है जो सेम स्टेट में हो सकता है। हमें कोई भी 2 पार्टिकल लेने हैं जो नेक्स्ट एक दूसरे के बाद सेम स्टेट में, इन बिटवीन कोई सेम स्टेट में नहीं है ना। यहाँ ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, इनके बीच में बाकी सारे ऐसे उल्टे पुल्टे ऑसिलेट करेंगे, सेम स्टेट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वैसे 2 पार्टिकल्स का डिस्टेंस इज वेवलेंथ। यस, आया ध्यान में वेवलेंथ क्या होता है? ठीक है, बढ़े आगे। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ वेव के प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। साउंड के भी यही प्रॉपर्टीज होंगे, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड अपने आप खुद बता रहा है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। हाउ फ्रीक्वेंट समथिंग इज। यहाँ पर क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। टेक्स्ट बुक में पढ़ते क्या दी है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल ड्यूरिंग ईच सेकेंड, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी is number of vibrations performed by particle per second। हर सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट है हर्ट्स, इसका यूनिट है HZ हर्ट्स। साइंटिस्ट के नाम पे से यूनिट बनाए। फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं बुक में, देयर आर डिफरेंट सिंबल्स। ये एक सिंबल है N, ठीक है, दूसरा सिंबल F है, तीसरा सिंबल है न्यू। अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। न्यू, दिस इज ग्रीक लेटर, और ये तीनों के लिए इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए एक ही सिंबल है, टाइम पीरियड के लिए एक ही सिंबल है, क्या? कैपिटल T। फ्रीक्वेंसी इज 1/T। अलग अलग सिंबल्स है, बुक टू बुक वेरी करते हैं। अपने बुक में उन्होंने क्या दिया है? N दिया है, ठीक है, अपने बुक में N दिया है। These are different symbols used for frequency, है ना। बुक टू बुक वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी के सिंबल्स। डबल पीरियोडिसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डबल पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डबल पीरियोडिसिटी। अगर आप इस वेव को देखोगे तो ये इतने डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, सो इट इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। वाइब्रेशन भी उतने ही टाइम के बाद, इतने ही टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, सो इट इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। सो वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक इन, इट इज मीन्स क्या? वेव मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम। इसका मतलब क्या है? टाइम कुछ इंटरवल के बाद, इतने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तू खड़ा हो जा और फर्स्ट बेंच पे आ जा। आ जा, तू कब से बात कर रहा है? तू ही वेदांत के आगे वाला। हाँ, आ जा, फर्स्ट बेंच पे बैठ जा, खड़ा हो जा जल्दी से, 5 मिनट के अंदर आगे आ जा। वेव मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक इन टाइम मतलब क्या है? उतने टाइम के बाद रिपीट होगा। दूसरा, वेव मोशन इज पीरियोडिक इन स्पेस। स्पेस मतलब उतने ही डिस्टेंस लैम्डा के बाद रिपीट होगा। देखो, लैम्डा डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो 1 वेवलेंथ के बाद रिपीट होता है, 1 टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। रिपीट्स आफ्टर T, रिपीट्स आफ्टर लैम्डा, ठीक है। हर वेवलेंथ के बाद रिपीट हो रहा है, सो रिपीटिंग ओवर डिस्टेंस। हर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ओवर टाइम, ठीक है। लिख लो, इतने पॉइंट्स लिख लो। और कौन सा पॉइंट रह गया? फेज रह गया और वेलोसिटी रह गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? वेव वेलोसिटी। क्योंकि ये वेव आगे जाने वाला है ना। जैसे आपने एक स्टोन ड्रॉप किया तो पानी में वेव्स बनेगी, वो वेव्स आगे जाएगी, तो आगे जाते वक्त उसको कुछ तो स्पीड होगा, है ना। दैट स्पीड इज वेव वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द वेव प्रोपोगेट्स। जिस वेलोसिटी से वेव आगे जाता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। अपने बुक में क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय वेव पर यूनिट टाइम। सिंपल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 1 टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना कवर होता है? 1 टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना कवर होता है? एक टाइम पीरियड में ये वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? करेक्ट। सो ये है लैम्डा और टाइम है टी, तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को अपने टेक्स्ट बुक में n यूज़ किया है। सो दिस गिव्स यू v इज इक्वल टू लैम्डा और 1/t की जगह n, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा n लैम्डा। 1/t क्या हो जाएगा? लैम्डा है, 1/t क्या है? n है, तो 1/t की जगह मैंने n डाल दिया, सो n लैम्डा। ये फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू n लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज़ करेंगे, 11th में भी और 12th में भी। ठीक है क्या? ओके चलो, एक लास्ट पॉइंट बच गया यहाँ पर, वो है फेज ऑफ एसएचएम। इधर ही लिख देता हूँ, इतनी जगह में, है ना, या फिर इधर लिख देते। चलो, फेज का डेफिनेशन तो बुक में से ही पढ़ाने वाला हूँ, बट होता क्या वो पहले समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे, है ना। ये रिपीटिंग मोशन है, इट्स अ रिपीटेटिव मोशन। सही बात है, ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसके स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को 2 तरीके से बता सकते हैं। कैसे? एक ऐसे कि मैंने बोला ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कहाँ पर होगा वो? इस लाइन पे। कहाँ हो सकता है? इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला हो सकता है क्योंकि ये भी मीन पोजीशन पे है, ये वाला हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना। ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, लेकिन ये आगे कहाँ जाने वाला है? ऊपर। ये भी मीन पोजीशन पे है, लेकिन ये नीचे जाने वाला है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से उसके स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को बताऊंगा तो इन्फॉर्मेशन क्या है? सफिशिएंट नहीं है। दूसरा एक तरीका भी है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो ये साइक्लिक मोशन है, तो इसको हम लोग 0 से 360 डिग्री तक एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होना है? वापस से ये सर्कल की तरह है, देखो साइकिल है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वापस अपनी जगह। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ऐसा सोच सकते हो, है ना। तो हम इसको 0 से 360 के बीच में एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 0 डिग्री बोलता हूँ तो एग्जैक्टली यही एंगल होगा, 360 डिग्री बोलूँगा तो एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा। तो अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर लिया। सही बात है। उसके बाद तो वही रिपीट होना है, तो उसके बाद तो रिपीटेशन है, तो अलग से एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट का एंगल कितना होगा? लॉजिक से बताओ। ये 0 है, ये 360, ये कितना होगा? 180। लॉजिक समझा? ये मैंने क्यों लिखा था, है ना। वो एंगल यहाँ से आ रहा है। अगर ये 180 ये 0 है तो ये कितना होगा? 90। ठीक है। तो जनरली हम, अगर मैंने आपको बोला कि मेरा पार्टिकल का जो एंगल है फेज़ एंगल को जनरली हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं फेज़ के लिए। ये कॉमन सिंबल होता है। कुछ बुक्स में डेल्टा यूज़ करते हैं, कुछ में फाई, और कुछ में कुछ और गंदे सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, बट आप ये याद रखो फेज़ एंगल के लिए फाई है। लेट अस से फाई इज़ 30 डिग्री। तो मेरा पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ कहीं तो ही होगा, यहाँ कहीं तो होगा। ये आपको तुरंत पता चल रहा है, 30 डिग्री बताया कि पार्टिकल यहाँ कहीं तो है ना। एग्जैक्ट कहाँ पर है उसके लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है, उससे निकल जाता है कहाँ पर है, वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है? ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताता है। पार्टिकल 0 to 30, अगर ये वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल है तो 0 to 30 मतलब ये 0, ये 30, ये 90, ठीक है। फिर 90 से 180 के बीच में वाले एंगल होंगे, तो यहाँ से रिटर्न आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने एंगल बता दिया तो मैंने उसका सब कुछ बता दिया, वो किस जगह पर है, वो किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, दोनों चीज़ें हम इस एंगल से बता सकते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड फेज। सो फेज इज डिफाइंड एज फेज, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग फेज एंगल, बिकॉज इट इज एंगल, है ना। और यूनिट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं रेडियन। जनरली हम लोग यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं? रेडियन। तो ये 360 डिग्री की जगह कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री की जगह कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। 0 डिग्री का 0 रेडियन और 90 डिग्री का π/2 रेडियन, ये 3π/2 रेडियन। ठीक है, रेडियन में अगर लिखना है तो जनरली हम लोग रेडियन में लिखते हैं। डिग्री में कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई रेडियन में ही लिखो,
बट जनरली वी राइट इट इन रेडियंस, ठीक है। सो फेज एंगल इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ओके, फेज एंगल इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। बुक में देखते क्या डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फेज, ये डेफिनेशन है। क्या है, द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन is defined as phase। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पर एक वर्ड रह गया, ऑफ अ पार्टिकल ठीक है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज फेज, है ना। फेज इज एन एंगल, फेज इज एन एंगल, ठीक है। फेज ये क्या होता है, उसको हम लोग एंगल के टर्म्स में लिखते हैं। यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। यूनिट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियन, वी यूज़ रेडियन यूनिट, ठीक है। कौन सा यूनिट यूज़ करता है, रेडियन यूनिट यूज़ करता है। चलो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8.1। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 144, एग्जाम्पल 8.1 मिला। पेज 144 नीचे की तरफ कॉर्नर में एग्जाम्पल है 8.1। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, लिख लेते हैं। 8.1 एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड मतलब ये स्पीड ऑफ वेव है, v लिखेंगे कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है, एंड दैट इन ग्लास इज 4500 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये एयर है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर स्पीड है 4500 मीटर पर सेकेंड, सही लिखा है क्या वैल्यूज, ओके। What is the ratio of wavelength of sound in a given of a given frequency in two media? What is ratio of wavelength? Ratio of wavelength in two media मतलब lambda air upon lambda glass या फिर lambda glass upon lambda air, ये निकालना है, ठीक है। वेवलेंथ का रेशो निकालना है। एक चीज़ याद रखो, जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, उसका स्पीड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है मीडियम के साथ। अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या क्या चेंज होता है, स्पीड और वेवलेंथ। क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। तो यहाँ पर वेव जो है मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। लेट अस से लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन बोथ मीडियम कितना है, दिया नहीं है ना, तो n ले लो, n ले लो, अपने को नहीं पता है, n ले लो, दोनों मीडियम में बराबर है, इतना क्लियर है। फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये पढ़ाया है फॉर्मूला मैंने, अभी इसको प्रूफ किया था, v इक्वल टू एन लैम्डा। सो देयरफॉर वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन एयर। एयर में फ्रीक्वेंसी कितना है, n, ग्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है, n है, तो उसको n ही रखो। लैम्डा किस में, एयर के अंदर, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, ग्लास के अंदर भी फ्रीक्वेंसी उतना ही है, लैम्डा ग्लास। यहाँ तक समझा, इसी को मैंने लिखा है और डिवाइड कर दिया। अब क्या कट हो रहा है,
एन कट हो जाएगा, लैम्डा कहाँ कट होगा, अलग अलग है, ये कट होगा। लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास पूछा है, वी एयर दिया हुआ है, वी ग्लास दिया हुआ है, पुट द वैल्यूज, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास दिस इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास इक्वल टू वी एयर कितना है 330, लैम्डा ग्लास वी ग्लास कितना है 4500। ये समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया क्या सभी को, आयुष सुयश समझ ली का स्टेप समझ ली का भाऊ, काय केलं v इक्वल टू एन लैम्डा, हाँ n तो दोनों मीडियम में सेम है तो n तो कट हो गया, v एयर n लैम्डा एयर, v ग्लास n लैम्डा ग्लास, यही फॉर्मूला, n कट हो गया, लैम्डा एयर अपन लैम्डा ग्लास, हमें निकालना है v एयर अपन v ग्लास, v एयर कितना है 330 इधर डाला, v ग्लास कितना है 4500 इधर डाला। अब क्या करेंगे 0 0 कट करेंगे, और क्या हो रहा है, और हो रहा है क्या 3 से, किससे कट हो रहा है 11 से कट हो रहा है, 11/150, और कुछ हो रहा है क्या, आ गया आंसर, उन्होंने डेसिमल में दिया और डिवीजन किया है, डिवीजन करना है तो कर लो, समझा, 0 पॉइंट आएगा कुछ तो 0.0733 आ रहा है ना, ऐसे ही रखो है ना, रेशो ही तो पूछा है, ऐसे भी रख सकते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक अपना थियरी टॉपिक है, तो बस बुक से पढ़ने वाली बात है ना, पढ़ाने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, मतलब क्या, आगे बढ़ना, डेवलपिंग तो है ही, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, आगे बढ़ना, तो ऐसा वेव जो आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, है ना। साउंड आगे बढ़ता है क्या, देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हर तरफ आगे बढ़ रहा है, साउंड इज अ प्रोग्रेसिव वेव। सो अ वेव दैट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ऐसा वेव जो मीडियम में आगे बढ़ते जाए, है ना। वाटर, स्टिल वाटर के अंदर एक पत्थर डाल दो, वो वेव आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक वो मीडियम में उतना बढ़ते जाएगा, है ना, ठीक है, जब तक वो एक तो ख़त्म ना हो जाए वेव, या फिर जब तक उसका मीडियम ख़त्म ना हो जाए तब तक वो वेव आगे चलते रहेगा, है ना। सो प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ वेव दैट प्रोपोगेट्स फॉरवर्ड थ्रू द मीडियम। उसके दो टाइप होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, इसका मैं एक वीडियो शेयर करूँगा तो वो उससे आपको समझ में आएगा ट्रांसवर्स कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल कैसा। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्ट्रिंग है, दीवार से बांधी और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वेव के पार्टिकल्स उस रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, सो द पार्टिकल्स ऑफ दैट थ्रेड इज मूविंग अप एंड डाउन। वेव कैसे जा रहे हैं, आगे, सो वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, सच वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे और वेव जा रहा है आगे, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन ये और वेव का डायरेक्शन ये, सो द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये कौन सा वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। दो वेव्स बताए, कौन से, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव इस तरफ जा रहा है, पार्टिकल कैसा वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। दूसरा वेव कौन सा बताया, लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है, वेव के डायरेक्शन को पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है। सो ये हो गए दो कैटेगरी ऑफ वेव। साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, साउंड कौन सा है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सा, गिटार की स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है ना। रस्सी के ऊपर जो वेव है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव। स्टिल वाटर है, उस पर पत्थर डाल दो, कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। वाटर के सरफेस वेव्स बोलते हैं उसको, दीज वेव्स आर कॉल्ड सरफेस वेव। वाटर के सरफेस पे जो बनती है, दीज आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की एक खास बात है, वो सिर्फ सॉलिड में से पास हो सकता है या लिक्विड के सरफेस के ऊपर से, लिक्विड के सरफेस पे से जा सकता है या सॉलिड में से जा सकता है।
और किसी मीडियम में से नहीं जा सकता। लॉन्जिट्यूडिनल वेव सॉलिड में से जा सकता है, लिक्विड में से, गैसेस में से, तीनों में से जा सकता है। कहाँ से नहीं जा सकता? वैक्यूम में से। क्लियर है? चलो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक में से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, अभी एग्जाम्पल 8.1 जो दिखाया उसके ऊपर वाला 8.1 एग्जाम्पल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है ना। पहला पॉइंट पढ़ो यश। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी सारे पार्टिकल का बराबर होता है ना। सेकेंड पॉइंट, इस पार्टिकल का फेज 0 था, इसका कुछ 30 डिग्री के आसपास था, इसका 90 था। हर पार्टिकल का फेज क्या है? अलग होता है। ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है, इसका डेफिनेशन आप पढ़ो, पेज 144। ट्रांसवर्स वेव हेडिंग दिया हुआ है ऊपर, देखो। हाँ रुक जा। तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये इस तरह का जो वेव होता है, ये कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। और इस तरह का वेव कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फर्स्ट बेंच से एक एक बंदा एक एक पॉइंट पढ़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, all particles of the medium will be part of the wave vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave with the same period and amplitude। ठीक है। ये पहला जो पॉइंट है, ये क्या है? डेफिनेशन है। यस, सारे पार्टिकल्स का क्या सेम है? पीरियड और एम्पलीट्यूड सेम है। और वो कैसे करेंगे? वेव को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओम। When transverse wave passes through a medium, the medium is divided into alternate the crest, that is region of positive displacement and region of negative displacement। यहाँ देखो, ये y एक्सिस है, ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST। ये क्या है? क्रेस्ट है। लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे। ये जो रीजन है, ये वाला क्रेस्ट, और ये वाला रीजन क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ से यहाँ तक। इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। बोलेंगे क्या? ट्रफ, है ना। सो क्रेस्ट एंड ट्रफ। उसके बाद आगे बढ़ो। रुक जा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिला के 1 साइकिल बन रहा है क्या? देखो, ये पढ़ाया था पहले ही। आगे पढ़। ये वेवलेंथ का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। कोई भी 2 पार्टिकल ले लो, ये क्रेस्ट ले लो, ये क्रेस्ट ले लो, ये डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ। ये ट्रफ ले लो, ये ट्रफ ले लो, डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, Crystals advance in the medium and are responsible for transfer of energy। याद रखो, पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते, आगे कौन बढ़ता है? क्रेस्ट और ट्रफ। ये क्रेस्ट आगे चला जाएगा, ये ट्रफ आगे चला जाएगा, और ये एनर्जी को लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट तो रीड कर हो। Transverse wave can control fluids, solids and on surface or of liquids only. They cannot travel through liquids and gases. EM waves are transverse waves, but they do not require material medium for propagation। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव किस में से जा सकती है? सॉलिड्स में से और लिक्विड के सरफेस पे से। लिक्विड में से नहीं जा सकती, लिक्विड के सरफेस पे से। ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो ट्रांसवर्स है, लेकिन वो सभी मीडियम में से जा सकती है। वो एक अलग टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इसलिए वो सब में से जा सकती है। नेक्स्ट, When transverse wave advance through a medium, there is no change in the pressure and density at any point of medium. However, shape changes periodically। रस्सी का वो वेव सोचो, थ्रेड के ऊपर वेव बनाया हमने, तो शेप चेंज होगा, है ना। रस्सी का शेप चेंज होता है, प्रेशर थोड़ी नहीं चेंज होगा। प्रेशर का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, If vibration of all particles along the path of waves are कंस्ट्रेंड। state
a single plane, then the wave is called a polarized wave. Transfer wave can be polarized. पोलराइज्ड वेव का मतलब क्या है? अब देखो ये क्या है, इमेजिन करो कि एक रस्सी है, एक थ्रेड है, मैंने उसको बांधा और ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ? ऐसे मूव करूँगा तो वेव ऐसी जाएगी। अगर मैं उसको ऐसे मूव करूँ तो वेव ऐसी जाएगी। अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो वेव डायगोनल जाएगी। तो मैं हर प्लेन में उसको वाइब्रेट कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने वही रस्सी यहाँ ज़मीन पे रख दी, वहाँ उस बेस को बांध के ज़मीन पे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकता। ज़मीन पे है तो मैं ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो ऐसे वाइब्रेट करूँगा तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। कौन सा? ये प्लेन। तो ऐसे वेव को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव। ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है, आप उसके वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक ही प्लेन में, ठीक है। वाटर सरफेस वेव कौन से प्लेन में वाइब्रेट करती है? ऐसे वर्टिकल प्लेन में, है ना। वाटर पे आप पत्थर डाल दोगे तो वेव ऐसी बन रही है, तो ये वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। सो इट इज़ प्लेन वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव। नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ शेप का मतलब क्या है? पत्थर डाला, पानी में खड्डा बन गया, परमानेंट रहता है क्या? वापस से फ्लैट हो जाता है। उसका शेप डिफॉर्म हुआ, वापस से शेप रिगेन हो गया। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ शेप। यही पत्थर आप सैंड में डाल दो, सैंड मतलब रेती में डाल दो, रेती में डाल दोगे तो खड्डा हो जाएगा, शेप रिगेन होगा क्या? तो वहाँ पर वेव बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो अपना शेप रिगेन नहीं कर सकता। ऐसे मीडियम जो शेप रिगेन नहीं कर सकता उसमें से वेव नहीं जाएगी। शेप मेंटेन कर सके। मुझे बताओ, लिक्विड्स अपना शेप रिगेन कर सकते हैं क्या? लिक्विड का सरफेस कर सकता है, लिक्विड की बॉडी नहीं कर सकती, है ना। तो लिक्विड का सरफेस अपना शेप रिगेन कर सकता है, तो लिक्विड के सरफेस से वेव जा सकती है, बॉडी से नहीं। गैसेस अपना शेप रिगेन कर सकते हैं क्या? गैसेस को शेप ही नहीं है, तो रिगेन कहाँ से करेंगे, है ना। गैस को कौन सा शेप है? कोई शेप नहीं है। जो कंटेनर में रखो वैसा शेप, तो गैसेस में से ये वेव नहीं जा सकती। क्लियर है? बिकॉज इट डज नॉट हैव इलास्टिसिटी ऑफ शेप। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और कौन बच गया? हाँ तू बच गया ना। जयेश हो गया क्या तेरा? हाँ, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव मैंने क्या बताया था? थोड़ा याद कर लो पहले, बाद में उसको पढ़ने बोलेंगे। कैसा वेव होता है? पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? ओके, अक्षत रीड कर। ठीक है, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल। वेव जो है वो मीडियम के साथ, मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो वेव के डायरेक्शन में पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। वेव ऐसा जा रहा है तो पार्टिकल्स ऐसे। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड वेव आपकी तरफ आ रहा है तो जो पार्टिकल्स है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होता है। आपको अगर कोई स्पीकर के पास में ऐसे हाथ रखोगे, यू विल फील सम काइंड ऑफ प्रेशर वाइब्रेशन, यहाँ पर फील कर सकते हो, है ना। तो वो कैसे फील कर सकते हो? क्योंकि जो आपका स्पीकर होता है उसके ऊपर एक पतला सा कपड़े जैसा मटेरियल होता है विच इज़ कॉल्ड डायफ्राम, और वो आगे पीछे मूव करता है, ऐसे तेज़ी से करता है। आप ध्यान से देखोगे या स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो कर क्या रहा है? वो एयर को ऐसे प्रेस कर रहा है, बस इससे वेव बनती है, सिंपल, ठीक है। ये कौन सी वेव है? एयर को प्रेस करने में कौन सी वेव बनती है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ऑब्वियस बात है, सोचो, एयर को प्रेस करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे, तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, क्राउड हो जाएगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन। बोर्ड पे अगर डायग्राम ही बनाना है तो कैसा बनेगा? देखो, अगर इसका डायग्राम बनाना ही है तो कैसा बनेगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव का? क्योंकि उसको डायग्राम बनाना डिफिकल्ट है, फिर भी अगर बनाना है तो लेट अस से जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेयर्स की तरह सोचो। लेयर्स इक्वली सेपरेटेड एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स है ऐसे, और यहाँ पर हमारा स्पीकर है, ये आपका स्पीकर। आप यार इससे अच्छा मैं स्पीकर नहीं बना सकता, आप इमेजिन कर लो कि ये स्पीकर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ तो दिखता है ना यार, ओके। इमेजिन कर लो कि ये स्पीकर है, तो ये कैसे मूव कर रहा है? फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब ये स्पीकर स्टार्ट हो जाएगा तो ये लेटेस्ट से फॉरवर्ड मूव किया, फॉरवर्ड मूव करते ही ये इन लेयर्स को क्या कर देगा? ये पुश कर देगा। नज़दीक वाले लेयर्स ऐसे पुश होके उनमें क्राउड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, है ना, क्राउड बन गया। डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स क्राउड में आ गए, मतलब नज़दीक आ गए, डेंसिटी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन।
कॉम्प्रेशन। क्या है ये? कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या? जहां पर प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, क्राउड बढ़ गया, ठीक है। अब होगा ये कि ये स्पीकर है, ये ऐसे तो वाइब्रेट करेगा, है ना, ऐसे पुश करेगा, लेकिन वापस से अपनी जगह आएगा, ठीक है। ये कॉम्प्रेशन आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ कहीं तो आगे पहुँच गया, ये जब पीछे चले जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बन गई, तो एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए। नॉर्मल डिस्टेंस कैसा था वो मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्राउडेड, ये क्राउडेड, नॉर्मल डिस्टेंस ये था। तो नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, सेपरेशन बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। आर इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक दूसरे से दूर चले गए, काफ़ी ज़्यादा दूर, बिकॉज वो स्पीकर जो था उसने पुश किया, पुश करते ही वो कंप्रेशन आगे बढ़ गया और उतनी ही देर में ये पीछे आ गया, तो एयर को एक्सपांड होने के लिए जगह मिल गई। तो यहाँ पर लेयर्स दूर हो गए, डेंसिटी कम, प्रेशर कम, प्रेशर डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है कहाँ पर रेयर फ्रैक्शन में। प्रेशर और डेंसिटी बढ़ता है कहाँ पर, और ये होते रहेगा क्योंकि अपना स्पीकर तो ऐसा मूव कर रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये चलते रहेगा। फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। डेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा, हाई डेंसिटी कॉम्प्रेशन, लो डेंसिटी रेयर फ्रैक्शन, हाई डेंसिटी कॉम्प्रेशन, लो डेंसिटी रेयर फ्रैक्शन। तो डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलो, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस पीरियडिकली। अक्षत रीड करा। ठीक है, सेम पॉइंट है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट वेदांत। When longitudinal wave passes through a medium, the medium is divided into air fraction. The region of alternating compression and rarefaction. Compression is the region where the particles of the medium are crowded, high pressure zone, while rarefaction is the region where the particles of the medium are more widely separated. That is, the medium gets rarefied. Low pressure zone. तो लो प्रेशर जोन मतलब कौन सा, रेयर फ्रैक्शन। हाई प्रेशर जोन मतलब कॉम्प्रेशन। जब वेव बनेगा तो ये दोनों बनेंगे, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ट्रांसवर्स में क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है, लॉन्जिट्यूडनल में कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट। Compression and adjustment rarefaction for one cycle of longitudinal wave. The distance measured along the wave between any two longitudinal points having the same phase is the wavelength of wave. वेवलेंथ का डेफिनेशन तो वही है। कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलके क्या बनेगा, वन साइकिल। क्रेस्ट और ट्रफ मिलके क्या बन रहा था, वन साइकिल। यहाँ कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन मिलके बनेगा वन साइकिल। क्लियर है, हाँ या नहीं? आगे आप रीड करो। For propagation of longitudinal waves, the medium should possess the property of elasticity of volume. The longitudinal waves can travel through solid, liquids and gases. Longitudinal wave cannot travel through vacuum or free space. प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम रिगेन करना चाहिए, है ना, वॉल्यूम रिगेन करना चाहिए। तो एयर अपना वॉल्यूम रिगेन कर सकता है ना, लिक्विड्स और सॉलिड्स भी कर सकते हैं, है ना, इसलिए तीनों मीडियम में से जा सकता है। वैक्यूम को वॉल्यूम ही नहीं होता है, तो वैक्यूम में से नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट। कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों मिलके क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, है ना। आपको ह्यूमन ईयर का फंक्शन पढ़ाया होगा, तो इसके अंदर एक पर्दा होता है, आपने सुना होगा, है ना, देयर इज अ मेम्ब्रेन। तो जैसे ही साउंड आया वो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन है क्या, वो कंप्रेशन आ रहा है और आपके पर्दे को ऐसा फटका देके हिला रहा है। फिर रेयर फ्रैक्शन आया, आपके पर्दे को वापस से बाहर ला रहा है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन कौन क्रिएट कर रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, एंड इसलिए हम लोग साउंड को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, बोलता ही नहीं है, रिलैक्स। लॉन्च, इसमें से कोई पढ़ लो, ओम पढ़ ले तू। In longitudinal wave advances to a medium, there are periodic variations in pressure and density along the path of wave and also with. इधर देखो, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, कहाँ ज़्यादा
यहाँ या यहाँ प्रेशर ज़्यादा, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा, यहीं पे। प्रेशर कहाँ कम, डेंसिटी कहाँ कम, तो डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ठीक है, ये वाला अपना लास्ट पॉइंट था। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। Longitudinal waves cannot be polarized as the direction of vibration of particles and direction of propagation of wave are same or time. इसको पोलराइज कैसे करेंगे, सेम डायरेक्शन में तो वाइब्रेट कर रहा है, तो कहाँ रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट। रुक जाओ, और एक स्टेप बढ़ाओ क्या, रुक जाओ। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट। होमवर्क क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, लिखो तो सही। What are transverse waves? What are transverse waves? State their characteristics. हाँ, 3 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, 3 मार्क्स। State their characteristics. What are transverse waves? State their characteristics. कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है, लर्न करना है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? व्हाट आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिया ना, हाई का हाई है।